एनल केनाल। अब ये जो एनल केनाल है ये रेक्टम के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट हो जाती है। सो इट स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ रेक्टम। और जब रेक्टम पेल्विक डायाफ्राम को पियर्स करता है तो ये वो जगह है जहाँ पर एनस जाकर यानी एनल केनाल जो है रेक्टम को मिलती है और यहाँ से स्टार्ट होती है। और कहाँ तक एंड होती है? जो एनल वर्ज है जहाँ पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ तक आती है। सो रेक्टम के फ़ौरन बाद ही एनल केनाल शुरू हो जाती है और ये एनल वर्ज के ऊपर जाकर ख़त्म होती है। होता क्या है कि जहाँ पर रेक्टम ख़त्म होती है वहाँ से एनल केनाल शुरू होती है, यहाँ पर एक मस्कुलर जंक्शन बनती है। इस मस्कुलर जंक्शन कहते हैं एनोरेक्टल रिंग। और जब हम अपनी उंगली इधर डालते हैं तो हम इसको फील कर सकते हैं एज अ मस्कुलर जंक्शन। सो दिस मस्कुलर जंक्शन बिटवीन रेक्टम एंड एनल केनाल विच कैन बी फेल्ट विद द फिंगर इज नोन एज एनोरेक्टल रिंग एंड इट इज़ फेल्ट एज थिकन्ड रिज। उसके अलावा होता क्या है कि जो एपिथीलियम होती है हाफ ऑफ द अपर एनल केनाल की, वो हमारे पास हाइंड गट से निकलती है और वो कलमनर होती है। और लोअर हाफ एनल केनाल की जो एपिथीलियम होती है दिस इज स्क्वेमस। अब होता क्या है कि ये जो स्क्वेमस एपिथीलियम है जो नीचे से आ रही है और कलमनर जो कि हाफ ऊपर से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर चेंज होती हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। इस एरिया को कहते हैं दिस इज द एरिया अबव द डेंटेट लाइन। सो डेंटेट लाइन क्या है? वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये दोनों एपिथेलियम्स आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। इसके अलावा जो डेंटेट लाइन से ऊपर ऊपर सारी जगह है दैट इज़ इनर्वेटेड बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ना ये गट का ही कंटिन्यूएशन है, उसी का ही पार्ट है। सो डेंटेट लाइन से ऊपर ऊपर जितनी इनर्वेशन है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की है। यहाँ पर कोई सोमैटिक सेंसेशन नहीं है, यहाँ पर टच करेंगे तो पेशेंट को नहीं फील होगा। ये इसी तरह जिस तरह बाकी सारे ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल हम गट को टच कर लें कोई फील नहीं होगा, इसी तरह लिवर के पैरेन्काइमा को टच कर दें कोई फील नहीं होगा। सो जो डेंटेट लाइन से ऊपर ऊपर जितना एरिया है उसके ऊपर कोई टच सेंसेशन नहीं है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक उसकी नर्व सप्लाई है और इसकी जो है वीनस लिम्फेटिक और आर्टीरियल ड्रेनेज वो सारी हाइपोगैस्ट्रिक वेसल से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर सारे एरिया की बात करें विच इज़ डिस्टल टू द डेंटेट लाइन जिससे नीचे नीचे है, वो कहाँ से इनर्वेट हो रहा है? उसकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेशन है, यानी हम इसके ऊपर टच करेंगे तो पेशेंट को फील होगा। उसके अलावा अगर सारी ब्लड सप्लाई और ड्रेनेज की बात करें तो ये इन्फीरियर हेमोरॉइडल सिस्टम से रिलेटेड है। सो अबव द डेंटेट लाइन नॉन सोमैटिक इनर्वेशन सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक और लिम्फ आर्टीरियल और वेनस ड्रेनेज इज रिलेटेड टू हाइपोगैस्ट्रिक वेसल। बिलो द डेंटेट लाइन जितनी भी इनर्वेशन है दैट इज विद द सोमैटिक नर्वस सिस्टम और जो आर्टीरियल और वेनस ड्रेनेज दैट इज रिलेटेड टू इंफीरियर हेमोरॉइडल सिस्टम। इसके अलावा जब सबसे नीचे एंड पे आ जाती है तो वहाँ पर एनस आ जाती है। अब एनस क्या इसका क्या फंक्शन है? इट इनेबल्स द पैसेज ऑफ स्टूल, ठीक है, स्टूल्स को पास कराती है। फ्लेटस उसको भी पास कराती है। और जब सोशली इनकन्वीनियंट होता है हमें ये नहीं पास करनी होती फ्लेटस और स्टूल, तो ये कॉन्टिनेंस को मेंटेन रखेगी, यानी यहाँ से कोई लिक्विड नहीं गुजरेगा, कोई गैस नहीं गुजरेगी, कोई सॉलिड नहीं गुजरेगा और जब सिर्फ ज़रूरत होगी ये स्टूल और फ्लेटस को पास कराएगी। इसके अलावा अगर एनल केनाल के मस्कुलेचर्स की बात करें यानी इसमें जितनी मसल्स लेयर हैं उनकी बात करें तो हमें पता है कि दो कंसेंट्रिक मसल की लेयर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। अगर इंटरनल स्फिंक्टर की बात करें तो ये सर्कुलर स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है और जो इंटरनल स्फिंक्टर है इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ जीआई ट्रैक। जितने भी जीआई ट्रैक के सर्कुलर मसल्स है ये उसी की ही कंटिन्यूएशन है। इसकी इनर्वेशन कहाँ से होगी? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होगी। और जितने भी स्मूथ मसल्स हैं इसी इंटरनल स्फिंक्टर के वो हमारे पास टोन को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा रेस्टिंग स्टेट के अंदर प्रेशर जो है उसके अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन है। सो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूंसी जो है उसको मेंटेन कर रही है, यानी जो फ्लेटस और गैसेस हैं वो पास नहीं कर रहे, कंटीन्यूंस मेंटेन है। इसके अलावा अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स की बात करें तो ये स्ट्राइएटेड मसल्स के बने होते हैं। दे आर अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, हम जब चाहेंगे तब ही ये खुलेगा और इनकी जो इनर्वेशन है वो इंटरनल पोडेंटल नर्व्स के थ्रू है और फोर्थ ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सस इसको सप्लाई करती हैं। अब इसके अंदर भी सर्कुलर मसल्स हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर के और ये स्ट्राइएटेड हैं। और होता क्या है कि जहाँ पर एनस आती है यानी एनस ख़त्म हो जाती है तो यही एक्सटर्नल स्फिंक्टर करता क्या है कि इट ब्लेंड्स विद द लोअर पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई। लिवेटर एनाई के साथ ये ब्लेंड करके प्यूबो रेक्टालिस मसल बनाता है। सो प्यूबो रेक्टालिस मसल किस तरह बनता है? जब एक्सटर्नल स्फिंक्टर ब्लेंड होता है लिवेटर एनाई के साथ।
इसके अलावा अगर एनस की हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर एनल ग्लैंड्स होते हैं जो कि सब म्यूकोजा में होते हैं और इंटरस्फिंक्टेरिक स्पेस के अंदर होते हैं। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये दस्तक हो सकते हैं और अगर इन ग्लैंड्स की इन्फेक्शन हो जाए तो यहाँ पर एब्सेस बन सकता है जिसे हम एनोरेक्टल एब्सेस कहते हैं। अगर एनस और एनल कैनाल की डिफरेंट डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहले आता है पाइलोनाइडल साइनस। पाइलो मीन्स के बाल, हेयर, नाइडल मीन्स निडस यानी नेस्ट। सो इसका लिटरली मीनिंग यही है कि नेस्ट ऑफ हेयर्स। अब होता है क्या है कि पाइलोनाइडल साइनस के अंदर साइनस बनता है जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल ट्रैक, जिसकी ग्रैनुलेशन हो जाती है। और ये साइनस होता है कहाँ पर? इट इज़ सिचुएटेड इन द स्किन ऑफ द नेटल क्लेफ्ट। होता क्या है कि जब हम खड़े होते हैं तो हिप से ऊपर ना एक टुआ बनता है, डिप्रेशन बनता है जहाँ पर कॉक्सिक रीजन होती है, उसे हम कहते हैं नेटल क्लेफ्ट। यहाँ पर साइनस बन जाता है, दिस इज कॉल्ड पाइलोनाइडल साइनस। अब इसको पाइलोनाइडल क्यों का है, नेस्ट ऑफ हेयर क्यों का है? क्योंकि इस जगह के ऊपर ना बाल होते हैं, यही बाल जो है अंदर अटक जाता है और ये एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करता है। वहाँ पर जो है एब्सेस बन जाता है, वो फटता है, ड्रेन होता है और उसकी जगह साइनस बन जाते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं दिस इज पाइलोनाइडल साइनस। ये हमारे पास जीप ड्राइवर्स वगैरह की ये डिजीज़ है जो काफ़ी काफ़ी सारा सारा दिन जो है वो बैठे रहते हैं। इसकी अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो हमने बताया कि वाइब्रेशन और फ्रिक्शन होती है। पाइलोनाइडल, पाइलो मीन हेयर, जिसकी वजह से होता क्या है कि इस एरिया में जितने भी बाल होते हैं वो शेड हो जाते हैं और वो जो ग्लूटियल क्लेफ्ट था जो कि नेटल क्लेफ्ट था जहाँ पर कॉक्सिक्स होती है, ठीक है, वहाँ पर टूआ बनता है जो डिप्रेशन बनता है, ये सारे बाल ना उधर जाकर जमा हो जाते हैं और स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी ओपनिंग के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमें पता है कि स्वेट ग्लैंड है उसकी डक्ट होती है, फिर डक्ट खुलती है, सो इसके अंदर बाल जो है जाकर घुस जाता है। सेम कंडीशन इसी तरह होती है जो कि नाई होते हैं, बाबर होते हैं, हर बंदे की उन्होंने कटिंग करनी होती है तो उनकी फिंगर्स के अंदर ना जो होते हैं बाल वो घुस जाते हैं, फिंगर्स उनकी मॉइस्ट होती हैं, तो ये जो बाल होते हैं ना ये भी अंदर जाकर घुस जाते हैं और स्वेट ग्लैंड्स को जाकर ब्लॉक करते हैं। तो होता क्या है कि जब यही बाल हमने कहा नेटल क्लेफ्ट में आ गए या फिंगर्स के अंदर आ गए और ये स्वेट ग्लैंड्स के अंदर आकर घुस गए हैं, तो यही बाल जो होते हैं ये एज अ फॉरेन बॉडी बिहेव करते हैं। इसके अगेंस्ट बॉडी क्या करती है? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देती है, इन्फ्लेमेशन होती है और इस क्रॉनिक डिजीज़ को हम कहेंगे दिस इज़ पाइलोनाइडल डिजीज़। और टाइम के साथ साथ होता क्या है, क्रॉनिक एब्सेस बन जाता है और जब हम इस एब्सेस को किसी भी तरह ड्रेन करते हैं तो उसकी वजह से साइनस बन जाता है। सो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये डिजीज़ हमारे पास प्रेजेंट करती है 20-30 साल के बंदों के अंदर, हेयरी मैन, ऐसे आदमी जिनके बहुत ज़्यादा बाल हैं उनके अंदर कॉमन है। और एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ना साइनस की वो हमें नज़र आ सकती है 5 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज इन द मिड लाइन ओवर द कॉक्सिक। ठीक है, जो कॉक्सिजियल रीजन है वहाँ पर हमें साइनस की ओपनिंग नज़र आएगी। ये तो एक्सटर्नल ओपनिंग है, साइनस जो होता है वो ट्रैक होता है बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस। ये जो एक्सटर्नल वाला होगा स्किन के ऊपर नज़र आएगा, इंटरनली ये वो एनल के नाल वैसे या कहीं और से भी आ सकता है। इसके अलावा और क्या होगी? हिस्ट्री ऑफ पास। पेशेंट कहेगा कि मेरे पीछे से बार बार पास आ रही है, पेन हो रही है, रिकरेंट एब्सेस है। ठीक है, एब्सेस के साथ फीवर वगैरह और सेप्टिसीमिया ये प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अगर इस पाइलोनाइडल साइनस की ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर तो माइनर सिम्टम्स हैं तो हम सिंपल कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। क्या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो सकती है? इस जगह को क्लीन रखेंगे, बालों को शेव करेंगे, रेगुलरली शेव करेंगे और स्ट्रिक्ट हाइजीन करेंगे। इसके अलावा सिट बाथ्स वगैरह भी हो सकते हैं। हाँ, अगर तो एक्यूट एब्सेस बन गया है तो इसको हम ड्रेन करेंगे बाय अ स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन। इसके अलावा क्रेटाज करेंगे जितना ग्रैनुलेशन टिश्यू, हमें पता है कि जो साइनस का ट्रैक होता है ना वो जब नॉन हीलिंग हो जाए तो वहाँ पर ग्रैनुलेशन टिश्यू बन जाता है। फिर अगर तो ग्रैनुलेशन टिश्यू बना हुआ है ना तो उसकी कॉटरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिस तरह एब्सेस का आम प्रोटोकॉल है एंटीबायोटिक्स, तो इन पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स भी देंगे। अगर एक्यूट एब्सेस से हमने किया कि इंसाइज किया, उसको ड्रेन किया, ग्रैनुलेशन टिश्यू है तो उसकी कॉटरी की और साथ एंटीबायोटिक्स दिए। अगर तो क्रॉनिक एब्सेस है या क्रॉनिक पाइलोनाइडल डिजीज़ है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? जितना भी सारा ये ट्रैक बना हुआ है साइनस का, उस सारे ट्रैक को हम एक्साइज करेंगे और जो वूंड वहाँ पर बच जाएगा उसको हम छोड़ देंगे वैसे ही कि वो प्राइमरी इंटेंशन से क्लोज हो जाए। प्राइमरी वो होते हैं जिसमें मिनिमल स्कार टिश्यू बने, मिनिमल डिसफिगरेशन वगैरह हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे? एंटायर ट्रैक को एक्साइज कर देंगे और प्राइमरी क्लोजर के लिए वूंड को छोड़ देंगे। हाँ, अगर तो ट्रैक बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा वूंड बन गया है, फिर वहाँ पर सेकेंडरी इंटेंशन की हीलिंग होगी।
इसके अलावा हमारे पास बाकी मेथड्स हैं, बाकी सर्जरीज़ कर सकते हैं। वेल सर्जरी इस एरिया में जब सर्जरी करते हैं तो उसका एक रूल ये है कि हम मिड लाइन में नहीं सर्जरी करते, क्योंकि जब हम मिड लाइन में सर्जरी करेंगे ना, मिड लाइन के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत फजूल है, वहाँ पे हीलिंग के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। सो जब भी हमने किसी तरह की भी सर्जरी करनी है, हमने मिड लाइन में इंसिजन नहीं देना। तो फिर कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे हम मिड लाइन इंसिजन या मिड लाइन वूंड को हम प्रिवेंट करें? वेल कैरेडाकिस फ्लैप हो सकता है, बैस्कम टेक्निक, रोम्बॉइड फ्लैप या जी प्लास्टिक करा सकते हैं। इन प्रोसीजर्स के अंदर हम मिड लाइन इंसिजन नहीं देंगे, क्योंकि मिड लाइन इंसिजन जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद पुअर हीलिंग। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें, दिस इज़ एनल इनकॉन्टिनेंस। कॉन्टिनेंसी यही होती है कि जब जब तक हम चाहेंगे फीसेस जो होंगी वो अंदर रहेंगी, जब हम अलाउ करेंगे तो फीसेस बाहर रहेंगी। अगर ये एबिलिटी लूज़ हो जाए तो हम कहेंगे दिस इज़ इनकॉन्टिनेंस। सो इट इज़ इनएबिलिटी टू प्रिवेंट एलिमिनेशन ऑफ रेक्टल कॉन्टेंट्स। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? एनल इनकॉन्टिनेंस क्यों हो सकती है? मैकेनिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या स्टूल कंटेंट रिलेटेड कॉजेज़ हो सकती हैं। सो अगर सबसे पहले मैकेनिकल डिफेक्ट्स की बात करें तो इसमें स्फिंक्टर को डैमेज हो गई है। अब स्फिंक्टर ही फारिग हो गया, उसको डैमेज हो गया, तो इनकॉन्टिनेंस होगी। हो क्यों सकता है? वेल बर्थ ट्रॉमा है, कोई पेरियनल एब्सेस है उसको हमने ट्रीट किया है, कोई पेरियनल फिस्टूला है उसको ट्रीट किया और साथ स्फिंक्टर को भी कट लग गया, डैमेज हो गई है, एनल इनकॉन्टिनेंस दैट इज़ मैकेनिकल। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती है जिसमें न्यूरोजेनिक डिफेक्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हुई है, जिस एरिया ने इस स्फिंक्टर को कंट्रोल करना था, तो स्फिंक्टर का फंक्शन लॉस हो जाएगा। इसी तरह पिडेंडल नर्व इंजरी, तो हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ये अफेक्ट होगा। अब इसकी कॉजेज़ में बर्स्ट ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से पिडेंडल नर्व को इंजरी हो जाए, या कोई न्यूरोपैथी हो सकती है, फॉर एग्जांपल एमएस मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा स्टूल कंटेंट रिलेटेड कॉजेज़ हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोक्टाइटिस रेक्टम की इन्फ्लेमेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डायरिया या फिर रेडिएशन, तो फिर इस कॉज में क्या होगा? एनल इनकॉन्टिनेंस होगी। सो इन्वेस्टिगेशन कराएं तो किस तरह है? जब एनल इनकॉन्टिनेंसी हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर को देखने के लिए हम एनल मैनोमीट्री कराएंगे। इसके अलावा न्यूरोजेनिक कॉजेज़ को देखने के लिए है इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराएंगे। सो एनल मैनोमीट्री एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हमारे पास डिपेंड करती है कि कौन सी टाइप है और कितनी ज़्यादा सवियर है। वेल इसमें मेजर डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, माइनर डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर तो माइनर कोई मैकेनिकल या स्फिंक्टर का डिफेक्ट है तो हम कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। पेशेंट कहेंगे फाइबर्स लो, जब वो फाइबर लेगा तो स्टूल का बल्क जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और बायो फीडबैक मेजर ये सारे जो है इंक्रीज़ कर जाएंगे, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंसी जो है वो मेंटेन रहेगी। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? अगर तो डिफेक्ट बहुत ज़्यादा मेजर है तो इसमें हम स्फिंक्टर की रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हम रिपेयर स्फिंक्टर की नहीं कर सकते तो फिर हम आर्टिफिशियल एनल स्फिंक्टर यूज़ करेंगे। सो माइनर डिफेक्ट्स के अंदर कंजर्वेटिवली थ्रू डाइटरी फाइबर्स, मेजर डिफेक्ट्स के अंदर रिकंस्ट्रक्शन, और जहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते वहाँ पर आर्टिफिशियल एनल स्फिंक्टर्स लगाएंगे। इसके बाद बात करें अगर एनल फिशर्स की, तो फिशर होता है कि इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट, और अगर ये एनल रीजन में आ जाए दिस इज़ एनल फिशर। सो हम कह सकते हैं कि एनल फिशर इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट फ्रॉम द एनल वर्ज टू द डेंटेट लाइन। अगर नीचे से देखें तो एनल वर्ज से लेकर ऊपर डेंटेट लाइन तक। अब जो 90% फिशर्स होते हैं वो हमारे पास एक्यूट होते हैं और ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। क्रॉनिक फिशर हम तब कहेंगे जब 6 वीक से ज़्यादा टाइम होगा, और कोई ऐसा फिशर है जिसको हमने 6 वीक जो है टाइम दिया लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं हुआ, तो हम उसे कहेंगे दिस इज़ क्रॉनिक फिशर। और क्रॉनिक फिशर्स जो हैं वो नॉर्मली फिर 6 वीक से एक दफ़ा ऊपर गुजर जाए तो फिर वो कंजर्वेटिवली या स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। ये किस तरह नज़र आते हैं? दे अपीयर एज शैलो फाइब्रोटिक अल्सर्स, ऐसे अल्सर जिनकी ना फाइब्रोसिस हुई है बिल्कुल वाइट वाइट धारों की तरह, ठीक है, और इनके जो एजेस होंगे वो इंटीरेटेड होंगे। सो अगर कोई पेशेंट आते हैं इस कंप्लेन के साथ कि उसे लग रहा है कोई फाइब्रोटिक अल्सर्स निकले हैं विद इंड्यूरेटेड एजेस और वो 6 वीक से ज़्यादा है, दिस इज़ क्रॉनिक एनल फिशर। लोकेशन की बात करें, एनल फिशर्स कहाँ होंगे? 90% जितने फिशर्स होंगे वो मिड लाइन में पोस्टीरियरली होंगे। पोस्टीरियर मीन्स कि पीछे की तरफ, हिप्स की तरफ, ठीक है, एनस से लेकर हिप्स की तरफ यहाँ पर जा रहे होंगे, हिप्स या और कॉक्सिक्स और इस बैक साइड के ऊपर।
एंटीरियर एनल फिशर सिर्फ तब होंगे जब कोई वुमेन है, उसकी डिलीवरी हुई है, ठीक है, और डिलीवरी जो है वो काफ़ी पेनफुल थी या ऑब्स्ट्रक्टिव थी, उसने काफ़ी ज़ोर लगाया है, तो इस केस में एंटीरियर एनल फिशर्स बन जाएंगे। एंटीरियर का मतलब कि ये एनस से लेकर आगे की तरफ या जहाँ पर वजाइना है या पेरिनियम है यहाँ पर जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% पोस्टीरियर मिड लाइन के अंदर एनल फिशर्स होंगे, और डिलीवरी के बाद एंटीरियर एनल फिशर्स जो हैं वो बन सकते हैं, और ये लेस देन 10% केसेस में होता है। एटियोलॉजी क्या है एनल फिशर्स की? वेल, कॉन्स्टिपेशन है, आ नहीं रही, उसने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, फिशर बन गया है। डायरिया, इसमें भी फिशर बन जाएगा, बहुत ज़्यादा डायरिया, बार बार स्टूल जो है पास हो रहा है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, एनल किनाल की रिड्यूस ब्लड सप्लाई है, या आईबीडीज़ हैं, क्रोहन डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, मोस्ट लाइकली क्रोहन के साथ जितनी एनल डिजीज़ हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। सो अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ट्रॉमा की वजह से एनल फिशर्स बन सकते हैं। हार्ट स्टूल्स पास हुए हैं, उसकी वजह से एनल फिशर्स बन सकते हैं। प्रोलॉन्ग डायरिया, इन सब की वजह से एनल फिशर्स बन सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि टीयर आता है, ठीक है, जितनी भी एनोडर्म में एनस की जितनी भी स्किन लेयर है, जब भी इसमें कोई टीयर आएगा, फिशर बनेगा, तो उसके रिफ्लेक्स में क्या होगा कि जितने भी इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, एक ही हमारे पास इंटरनल एनल स्फिंक्टर, वो स्पाज्म में चले जाएगा। सो जब भी स्फिंक्टर का स्पाज्म होगा तो उसके आसपास ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी भी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सो जिन ब्लड वेसल्स ने एनल कनाल को सप्लाई करना था, अब उनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो गया, और वहाँ पर इस्कीमिक पेन होगी। और जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एनल किनाल की जो वूंड हीलिंग है वो उतनी ज़्यादा पुअर होगी, और वो इस्कीमिया की तरफ चल जाएगी। सो टीयर की वजह से स्पैज्म हुआ, स्पैज्म की वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ, इंजरी और ज़्यादा हुई, इंजरी और ज़्यादा हुई, और ज़्यादा जो है वो स्पाज्म हुआ। सो एक पॉजिटिव फीडबैक चल जाएगा, जिसकी वजह से वूंड की हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी। तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा? वेल, वो कहेगा मेरी एनएस के अंदर शार्प पेन है, ठीक है, और जब वो पॉटी करता है, डेफिकेट करता है, तो वो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, कुछ घंटों के लिए होती है, और ये फ्रेश ब्लड की भी कभी कभी कंप्लेंट्स कर सकता है। सो ऐसा पेशेंट आएगा, कहेगा बहुत ज़्यादा शदीद शार्प पेन है, बैठ भी नहीं सकता, डेफिकेट करता हूँ, पेन होती है, काफ़ी घंटों के लिए होती है, और थोड़ा थोड़ा फ्रेश ब्लड भी आ रहा है, ठीक है। और बाकी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट एनल डिस्चार्ज के साथ आ जाए, प्लूराइटिस के साथ आ जाए, और एनल पेन की वजह से पेशेंट क्या होगा, वो कहेगा कि भाई जब मैं डेफिकेट करता हूँ ना, तो बस मेरी बस हो जाती है, तो वो इस डर से डेफिकेट नहीं करेगा। सो जब वो डेफिकेट नहीं करेगा, उसके स्टूल्स और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। सो जब ऐसे हार्ड स्टूल्स पास करेंगे, तो फिशर जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पेन और ज़्यादा एग्रीवेट होगी, स्पाज्म जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन की बात करें तो फिशर को, पेशेंट को जब हम लिटा के देखेंगे तो फिशर हमें नज़र आएगा, ठीक है। इट कैन बी सीन एज अ टीयर इन द एनल मार्जिन, ठीक है। जब हम बटक्स को साइड पे करेंगे, एनस देखेंगे, तो अंदर बीच में एक टीयर होगा। इसके अलावा पैरेक्टल एग्जामिनेशन नहीं करनी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है, सो हम इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? वेल, ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि पहली बात स्फिंक्टर को रिलैक्स करें, क्योंकि जब स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो ही उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है इम्प्रूव होगी, और वूंड जो है वो हील होगा। सो पहली बात स्फिंक्टर को रिलैक्स करना है। दूसरी बात, रिस्टोर द ब्लड सप्लाई, जो कि वैसे ही होगा स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगे। और तीसरी बात कि हीलिंग को प्रमोट करना है। सो ये सारे काम हम सिर्फ स्फिंक्टर को रिलैक्स करके कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट में अब हम स्फिंक्टर को किस तरह रिलैक्स करेंगे? पहली बात, पेशेंट कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी स्टूल सॉफ्टनर्स ले, बिसाकोडिल वगैरह ले, फाइबर्स वगैरह ले, हाई फाइबर डाइट ले, इसके अलावा सिट बाथ्स करें। इन सारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से हो गया क्या कि एक तो स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और जितना स्पाज्म है वो टूट सकता है। हाँ, स्पाज्म को तोड़ने के लिए हम कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, नाइट्रेट से बात नहीं बनेगी तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे। सो हम सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे, दिस इज़ गोइंग टू कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, और 0.2% ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट जो अप्लाई करेंगे टॉपिकली एनस के ऊपर, दिन में 2 से 3 दफ़ा, और 8 हफ्ते के लिए ये सारा अप्लाई करेंगे, और 70% केसेस के अंदर वैसे ही ठीक हो जाता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अब इसका यही साइड इफ़ेक्ट है, नाइट्रेट ज़्यादा देंगे तो ये फिर दिमाग के अंदर भी जो है वो वेसोडाइलेशन कर लेगा। हमें पता है एनस के अंदर बड़ी रिच जो है वो ब्लड सप्लाई है, ठीक है। जिस तरह हम ज़ुबान के नीचे दवाई रखते हैं, इसी तरह हम एनस के अंदर भी सपोजिटरी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ब्लड सप्लाई है बहुत ज़्यादा रिच है, और फ़ौरन वो ब्लड के अंदर जाकर सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। सो इस केस में होगा क्या कि हेड एक होगा,
और अगर नाइट्रेट्स नहीं दे सकते तो उसके बाद ओरल या टॉपिकल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिनमें नाइफेडिपिन और डिल्टायाजिम दे सकते हैं, और इनके भी सेम हमारे पास जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि इन्होंने दिमाग के अंदर भी ब्लड वेसल्स को डायलेट करना है, सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू कॉज हेडेक। उसके अलावा बॉटुलिनम टॉक्सिन की बात कर सकते हैं। ये क्या है? दिस इज़ एन एसिटाइलकोलिन ब्लॉकर। अब ये करता है क्या है कि प्री साइनेप्टिक नर्व एंडिंग्स के ऊपर जाकर एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग नहीं होने देता। अब एसिटाइलकोलिन ने क्या कराना था? इसने जो था कंट्रैक्ट कराना था मसल, ये हो गया ब्लॉक, तो जिसकी वजह से होगा कि स्फिंक्टर मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद हम MDA कर सकते हैं, विच इज़ मैनुअल डायलिटेशन ऑफ एनस। इसमें क्या करना है? उंगली डाल करना, एनस को खुद से ज़ोर लगाकर डायलेट कर देना है। सो इसमें सबसे पहले करना क्या है? पेशेंट को एनेस्थीसिया देना है, फिर अपनी अंदर उंगली घुसाड़ देनी है और फोर्सफुली डायलेट करना है। अब ये जो प्रोसीजर ना, ये रिकमेंडेड नहीं है। इसकी वजह से होगा क्या कि एनल स्फिंक्टर को डैमेज हो जाएगी और एनल इनकॉन्टिनेंसी जो है ना, वो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा LIS कर सकते हैं, विच इज़ लैटरल इंटरनल स्फिंक्ट्रोटमी, यानी स्फिंक्टर के अंदर हमने कट लगाने हैं, होल करने हैं, ताकि स्फिंक्टर की जो टोन है वो थोड़ी डिक्रीज हो। सो लैटरल इंटरनल स्फिंक्ट्रोटमी, इसमें हम करेंगे क्या कि 30% जितना इंटरनल स्फिंक्टर है उसके फाइबर्स काट देंगे, स्फिंक्टर टोन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो जब उसकी टोन डिक्रीज़ हो जाएगी तो आसपास जितनी वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई थी, स्पाज्म था, वो भी रिलीव हो जाएगा। इसकी वजह से वास्कुलैरिटी जो है प्रोमोट होगी और वूंड हीलिंग भी प्रोमोट होगी। अब इसके आउटकम जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट यही है क्योंकि हमने स्फिंक्टर को डैमेज किया है, काटा है, ठीक है, उसके फाइबर्स काटे हैं, तो इस केस में इनकॉन्टिनेंसी हो जाएगी अगर 30% से ज़्यादा हमने स्फिंक्टर के फाइबर्स काटे। इसके अलावा एनल एडवांसमेंट फ्लैप कर सकते हैं। अब इस प्रोसीजर में होगा क्या कि जो फिशर्स बन गए हैं, दरारें आ गई हैं, ठीक है, जो टीयर्स आ गए हैं, अब उनके कोई ना कोई एजेस भी होंगे। इन एजेस को हमने एक्साइज कर देना है और वूंड को कवर कर देना है विद द फ्लैप्स। ये हम क्रॉनिक नॉन हीलिंग फिशर्स के अंदर करेंगे, ऐसे फिशर्स जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। सो एल्गोरिदम क्या है? वेल, एक्यूट एनल फिशर हुआ, पहले हमने ट्रीट किया हाई फाइबर डाइट के साथ, सिट्स बाथ के साथ, स्टूल सॉफ्टनर के साथ, 90% हील हो जाएंगे। नहीं हील होते तो इसका मतलब क्रॉनिक है, 6 से ऊपर हफ्ते हैं। तो फिर पहले हम क्या करेंगे? नाइट्रेट्स देंगे 2% ऑइंटमेंट के अंदर, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट 2 से 3 दफ़ा पर डे फॉर 8 वीक्स। 50 to 70% केसेस जो है वो ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, जिसमें डिल्टायाजिम आ सकता है, नाइफेडिपिन हो जाएगी। 70 to 80% जो है वो हील हो जाएंगे। नहीं हील होते तो बॉटुलिनम टॉक्सिन देंगे। 20 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो इंजेक्ट करेंगे। अब अप टू 80% पेशेंट्स जो है वो हील हो जाएंगे। नहीं होते तो सर्जरी की तरफ जाएंगे। सर्जरी में क्या कर सकते हैं? सर्जरी में एडवांस्ड एनल फ्लैप लगा सकते हैं या फिर लैटरल इंटरनल स्फिंक्ट्रोट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें, दिस इज़ प्रोराइटस इनाई। प्रोराइटस का मतलब है कि जी खारिश हो रही है, इच हो रही है, खुरक है। ये वो बीमारी है जो बहुत से लोगों को होती है, लेकिन इस केस में क्या है कि एनस के पास है। सो प्रोराइटस इनाई में क्या होगा? दिस इज़ पेरी एनल इचिंग, और पेशेंट इतनी ज़्यादा खुरकेगा, अपनी जगह को खारिश करेगा, स्क्रैच करेगा कि उसकी जो पेरी एनल स्किन है वहाँ पर स्क्रैचिंग हो जाएगी और एपिथेलियम जितनी सारी है वो डैमेज हो जाएगी, और जितना प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा एग्जैजरेट करेगा। अब इसकी कॉजेज़ क्या है? वेल, पहली बात है कि वो जगह ही गंदी है, पेशेंट सही तरह साफ़ ही नहीं करता, या कोई पेरिएनल डिस्चार्ज है या विजाइनल डिस्चार्ज है। सो कॉजेज़ में लैक ऑफ क्लीननेस हो सकती है, पेरिएनल डिस्चार्ज हो सकता है, एनल डिस्चार्ज हो सकता है, विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इन्फेक्शंस हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल STDs हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस, कैंडिडा है उसकी वजह से बार बार खारिश हो रही है, पैरासाइट्स है, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस वगैरह है, पिनवॉर्म है। इसके अलावा कोई डर्माटोलॉजिकल डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल सोरियासिस है जिसमें बार बार खारिश हो रही है। ड्रग्स में टेट्रासाइक्लिन और मेट्रोनाइडाजोल हो सकती हैं। मैनेजमेंट, वेल मैनेजमेंट सिंपल है, ट्रीट द कॉज। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है तो एबेंडाजोल देंगे, कैंडिडा है तो एंटीफंगल देंगे जिसमें हमारे पास कैप्सोफंजिन आ सकती है, इसी तरह फ्लूकोनाजोन वगैरह आ सकती हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम नसीहतें करेंगे कि तुमने अपनी हाइजीन जो है उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा धोना है, ठीक है। इसी तरह अगर फील करो तो हर बार बावल के बाद नहाओ, ड्राई टॉवल यूज़ करो, हेयर ड्रायर यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी और पस जो है इकट्ठी हो जाएगी तो वहाँ पर फंगल और जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। सो कीप दिस प्लेस ड्राई। इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन, स्टीरॉइड्स के ऑइंटमेंट वगैरह दो। कॉटन के अंडरवेयर पहनो क्योंकि कॉटन जो है वो अच्छी तरह चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेती है, सो यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो इकट्ठा नहीं होगा।
लूज़ फिटिंग क्लॉथ्स जो है वो पहनो। एंटी हिस्टामीन, क्योंकि ये भी हिस्टामीन जहाँ पर भी ख़ारिश वगैरह हो जाए वहाँ पर एलर्जी वगैरह होती है, अगर एलर्जिक कॉजेज़ हैं तो इस केस में एंटी हिस्टामीन जो है वो देंगे। हाँ, अगर तो लीजन परसिस्ट किए जा रहा है, हमने सारी एडिकेट ट्रीटमेंट की है, तो फिर हम उसकी बायोप्सी कराएंगे। नेक्स्ट वी हैव हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स क्या होते हैं? ये हमारे पास नॉर्मल एनाटमी का पार्ट होता है, एनल कैनाल के अंदर होते हैं, एंड दे आर द कुशंस ऑफ सब म्यूकोजल टिश्यू। इनके अंदर वेन्यूल्स होते हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, और ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं एनल कैनाल के अंदर, और इनका यही फंक्शन होता है कि कॉन्टिनेंस को मेंटेन करेंगे, एंड दे एड इन कंप्लीट क्लोजर ऑफ एनल कैनाल एट रेस्ट। अब जैसे कि हमने बात की कि हेमोरॉइड्स जो है वो नॉर्मली अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हर बंदे के अंदर ही होते हैं। तो ट्रीटमेंट हम सिर्फ तब करेंगे जब ये सिम्टोमेटिक हो जाएंगे, ब्लीड करेंगे, प्रोलैप्स करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी अभी डिग्री पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ होती हैं। तो जब ये सिम्टोमेटिक होते हैं हम ट्रीटमेंट इनकी तभी करते हैं। सो हेमोरॉइड्स बनते क्यों हैं? ये एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से बनते हैं। कब्ज़ है, बहुत ज़्यादा जोर लगाया तो हेमोरॉइड्स बाहर आ जाएंगे, प्रोलैप्स करेंगे, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है, हेमोरॉइड्स बन जाएंगे, स्टूल जो है हार्ड हो गया है, हेमोरॉइड्स बन जाएंगे, और इसमें जितनी भी वेन्स हैं उनकी एंगॉजमेंट हो जाएगी इन द हेमोरॉइडल प्लेक्सिस। सो हेमोरॉइडल प्लेक्सिस की जितनी वेन्स हैं वहाँ पर एंगॉजमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से हेमोरॉइडल टिश्यूज़ बाहर आ जाएंगे, जिसे हम कहेंगे प्रोलैप्स कर गया है। वेल, अगर वैरायटीज़ की बात करें तो हमारे पास दो तरह के मेजरली हेमोरॉइड्स होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड और एक्सटर्नल हेमोरॉइड। अगर सबसे पहले इंटरनल हेमोरॉइड्स की बात करें तो ये सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन से रिलेटेड है, एंड दे ओरिजिनेट अबव द डेंटेड लाइन। अगर एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की बात करें तो ये डेंटेड लाइन के बाद होते हैं, और इनका जो रिलेशन है दे आर रिलेटेड टू इंफीरियर हेमोरॉइडल वेन्स। सो सिंपल अगर बात करें, इंटरनल हेमोरॉइड्स अबव द डेंटेड लाइन दे आर रिलेटेड टू सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स below the dentate line they are related to inferior hemorrhoidal veins। अगर सबसे पहले बात करें इंटरनल हेमोरॉइड्स की, जिस तरह हमने कहा दे आर अबव द डेंटेट लाइन, और ये 3, 7 और 11 पोजीशन के अंदर लेटे हुए हैं। 3, 7, 11 पोजीशन हमने तब किए जब पेशेंट हमारा लिथॉटमी पोजीशन में हो गया। लिथॉटमी में ये होता है कि वो सीधा लेट जाता है, दोनों टांगे खोल लेता है, ये लिथॉटमी पोजीशन है। एक बात याद रखनी है, 6 की तरफ सैक्रम होगा। सो 6 इज टुवर्ड्स द सैक्रम, और जो ऊपर है, जो पेट वाली जगह बन रही है, ठीक है, एंटीरियर वाली साइड, वहाँ पर 12 होगी। सो सैक्रम के पास 6 होगा। सो फिर इसी तरह हिसाब लगा लो 3, 7, 11 कहाँ कहाँ बनेगा। अगर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन वेनस ड्रेनेज ऑफ द एनस। अब ये वेनस ड्रेनेज किस तरह है? जो राइट साइड है वहाँ पर 2 सब डिवीजन है, और जो लेफ्ट साइड है वो सिंगल ही रहती है। तो हम इसी तरह कह सकते हैं कि 3 है और 7, 11 है। इसके अलावा अगर डिग्रीज़ की बात करें, हेमोरॉइड्स के ग्रेड्स की बात करें, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री होती है। अब इसमें होगा क्या कि हेमोरॉइड बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट डिग्री में क्या होगा? कोई प्रोलैप्स नहीं होगा, सिर्फ ब्लीडिंग होगी, ठीक है। पेशेंट को कुछ नहीं नज़र आएगा, सिर्फ वो कहेगा कि जब मैं पॉटी करता हूँ, डेफिकेट करता हूँ, तो साथ ब्लीडिंग होती है। सो फर्स्ट डिग्री में ओनली ब्लीड, देर इज़ नो प्रोलैप्स। सेकेंड डिग्री में प्रोलैप्स होगा, लेकिन वो खुद ब खुद अंदर चल जाएगा। थर्ड डिग्री के अंदर प्रोलैप्स होगा और वो बाहर ही लटका रहेगा, ठीक है। हमें हाथ मारकर मैनुअली या डिजिटली उसको अंदर करना पड़ेगा, अपनी डिजिट्स फिंगर के थ्रू से अंदर करना पड़ेगा। फोर्थ डिग्री के अंदर होगा, प्रोलैप्स हो जाएगा और इरिड्यूसिबल होगा या स्ट्रैंगुलेटेड होगा। वो हाथ मार के भी अंदर नहीं हो रहा है, या फंस गया, या इरिड्यूसिबल है, या स्ट्रैंगुलेट कर गया। सो फर्स्ट डिग्री ओनली ब्लीड, सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स बट रिड्यूस स्पॉन्टेनियसली, थर्ड डिग्री प्रोलैप्स बट इट इज़ रिड्यूस्ड मैनुअली और डिजिटली, और फोर्थ डिग्री में इरिड्यूसिबल है या स्ट्रैंगुलेटेड है। ये तो थे इंटरनल हेमोरॉइड्स। अगर हम एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स की बात करें तो हमने कहा है कि ये डेंटेड लाइन से नीचे नीचे है, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स को जो वेन ड्रेन करती है, दिस इज़ गोइंग टू बी पिडेंडल नर्व। अब होता क्या है कि डेंटेड लाइन से नीचे नीचे जितना एरिया है उसकी रिच इनर्वेशन होती है, तो यहाँ पर चांसेस है कि थ्रोम्बोसिस हो जाए। सो एक्सटर्नल हेमोरॉइड से रिलेटेड जो चीज़ है दिस इज़ थ्रोम्बोसिस, और जब थ्रोम्बोसिस हो जाएगा एक्सटर्नल हेमोरॉइड का तो इसमें सिग्निफिकेंट पेन होगी। इसके अलावा कुछ और हेमोरॉइड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। ये वो कंडीशन है जब दोनों इंटरनल हेमोरॉइड्स भी हो जाएं और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स भी हो जाएं। नाउ दिस इज़ कॉल्ड इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। तो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें हेमोरॉइड्स के, तो क्या होगा? ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग होगी। वेल, वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में जो ब्लीडिंग होगी वो पेनलेस होगी।
जब भी पेशेंट डेफिकेट करेगा पेनलेस ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा प्रोलैप्स हो सकता है, वेल फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकंड डिग्री भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। और म्यूकस डिस्चार्ज होगा या अनीमिया वगैरह होगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, वेल जो थर्ड और फोर्थ डिग्री हेमोरॉइड्स हैं वो तो हमें नज़र ही आ जाएंगे इंस्पेक्शन के ऊपर। इसके अलावा डीआरई करेंगे। इंटरनल हेमोरॉइड्स जो है वो डीआरई के ऊपर पिक नहीं होंगे। सिर्फ इंटरनल हेमोरॉइड्स जब भी थ्रोम्बोज्ड होंगे सिर्फ वो तब पिक होंगे, अब क्योंकि इंटरनली होते हैं सो ये पिक नहीं होंगे। डीआरई जो है वो हमेशा हम करेंगे जब भी हम हेमोरॉइड सस्पेक्ट कर रहे हैं, ताकि अगर हेमोरॉइड नहीं मिले तो बाकी रेक्टल ब्लीडिंग की जितनी कॉजेज़ है, फॉर एग्जांपल अगर कार्सिनोमा वगैरह है तो हम उसे चेक कर लें। हाँ, सिर्फ फिशर्स के केस में हम डीआरई नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं। प्रोक्टो मीन रेक्टम, स्कोपी मीन्स देखना। सो इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, दिस इज प्रोक्टोस्कोपी। अब प्रोक्टोस्कोपी में होगा क्या कि जैसे ही हम प्रोक्टोस्कोप अंदर घुसाड़ेंगे और रेक्टम तक जाएगी, अब जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होंगे वो अचानक बल्ज हो जाएंगे। ज़ाहिर है वो प्रोलैप्स्ड हैं, वो लटके हुए हैं। जैसे ही हम प्रोक्टोस्कोप अंदर लूमेन उसको घुसाएंगे तो उसके लूमेन के अंदर इंटरनल हेमोरॉइड्स आकर बल्ज कर जाएंगे। तो ये था प्रोक्टोस्कोपी। और अगर हम प्रोक्टोरेक्टम से थोड़ा सा आगे चल जाएं तो सिग्मॉइड है, सिग्मॉइड कोलोन है। इस सिग्मॉइड कोलोन को अगर देखेंगे तो सिग्मॉइडोस्कोपी होगी। तो प्रोक्टोस्कोपी के साथ साथ हम सिग्मॉइडोस्कोपी भी करेंगे ताकि हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, ये जो कोलोन का कार्सिनोमा है या जो सिग्मॉइड कोलोन में कोई कैंसर है, हम उसे भी देख लें और रूल आउट कर लें। कॉम्प्लिकेशंस क्या है हेमोरॉइड्स की, वेल स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, यहाँ पर अल्सरेशन, गैंग्रीन, फाइब्रोसिस या पस पड़ सकती है जिसे हम सपरेशन कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल थेरेपी भी है, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी भी है जिसमें हम 5% फिनोलिन आलमंड ऑयल यूज़ करेंगे। रबर बैंड लाइगेशन कर सकते हैं, फोटोकोएगुलेशन कर सकते हैं और इसके अलावा हेमोरॉइडेक्टमी कर सकते हैं। अब ये जो फोटोकोएगुलेशन है ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री के अंदर करेंगे जब सिम्टोमेटिक होंगे। सो फोटोकोएगुलेशन इज़ फॉर फर्स्ट डिग्री नॉन प्रोलैप्सिंग सिम्टोमेटिक हेमोरॉइड्स। तो अगर मेडिकल थेरेपी की बात करें तो ये हम तब करेंगे जब फर्स्ट और सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स हैं। फर्स्ट का मतलब सिर्फ ब्लीड हो रहा है, सेकंड का मतलब प्रोलैप्स हुआ है लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली वापस जा रहा है। सो अगर फर्स्ट सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स हैं उसमें हम मेडिकल थेरेपी करेंगे। मेडिकली क्या कर सकते हैं, वेल हम पेशेंट को जितने भी कंजर्वेटिव मेजर्स हैं वो बताएंगे। डाइटरी फाइबर्स जो है ऐड करें, स्टूल सॉफ्टनेस, बिसाकोडिल्स वगैरह ले, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज़ करें और स्टेनिंग नहीं करनी। इसके अलावा इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं, ये भी फर्स्ट और सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स के लिए, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। सो अगर कोई पूछे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स, दिस इज इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी। अब इसमें होगा क्या कि स्क्लेरोथेरेपी एक सेक्लेरोजिंग एजेंट जो है वो हम यूज़ करेंगे जो कि एसेप्टिक फाइब्रोसिस या इन्फ्लामेशन जो है वो करा दे। इन्फ्लामेशन होगी तो हीलिंग और फाइब्रोसिस होगी। सो जब हीलिंग और फाइब्रोसिस होगी तो वो एरिया जो है वो खुद ही फिक्स हो जाएगा। सो इस केस में करेंगे क्या, 5% फिनोल एंड आलमंड ऑयल ये हम यूज़ करेंगे। ये एक सेक्लेरोजिंग एजेंट है, इसको हम इंजेक्ट कर देंगे सब म्यूकोजली। अब इतना ज़्यादा डीप नहीं इंजेक्ट करना है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप कर देंगे तो मेल्स के अंदर ये प्रोस्टेट्स तक जा सकते हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो जाए। इसी तरह प्रोस्टैटिक एब्सेस हो सकता है, पीटीडी मायोर्काइटिस होगा। सो सब म्यूकोजली सिर्फ इंजेक्ट करना है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसाड़ना। जितने भी हेमोरॉइड्स हैं उनकी बेस के अंदर, सो इन द बेस ऑफ ईच हेमोरॉइड सब म्यूकोजली 5% फिनोल एंड आलमंड ऑयल। ये करेगा क्या, ये लोकल इन्फ्लामेशन जो है कॉज करा देगा। इन्फ्लामेशन के बाद हीलिंग फाइब्रोसिस होती है और वहाँ पर श्रिंकेज होती है। सो हेमोरॉइडल मास जो है वो श्रिंक हो जाएगा और म्यूकोजा जो है वो फिक्स हो जाएगी अंडरलाइंग मसल के साथ। और ये सेक्लेरोजिंग एजेंट हमने कितना देना है, 2 से 3 मिलीलीटर इन द सब म्यूकोज ऑफ ईच हेमोरॉइड। अब 88% जो पेशेंट्स है वो ट्रीटमेंट से जो है इम्प्रूवमेंट फील करेंगे और उनके जो सिम्टम्स है वो रिलीव हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या है, जिस तरह बताया है कि ये बहुत ज़्यादा डीपली नहीं इंजेक्ट करना। अगर ये बहुत ज़्यादा डीपली इंजेक्ट कर लेंगे स्पेशली मेल्स में तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर मसला हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट का एब्सेस हो सकता है, एपिडिडमायोकाइटिस हो सकता है। इसके अलावा रबर बैंड लाइगेशन करेंगे, ये भी फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स में करेंगे। अब इसमें होगा क्या कि रबर बैंड जो है वो रिडंडेंट म्यूकोजा के अराउंड रबर बैंड हम लगा देंगे। रिडंडेंट म्यूकोजा वही है हेमोरॉइड्स की जो बाहर निकली हुई है, प्रोट्रूड कर रही है या एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा म्यूकोजा उसके अराउंड हमने रबर बैंड लगा दिया, लाइगेट कर दिया। अब ये बैंड क्या करेगा, उस एरिया को कंस्ट्रिक्ट कर लेगा। सो वहाँ पर जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो भी स्क्वीज हो जाएंगी। सो देयर इज सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई
टू द रिडंडेंट टिश्यू, जिसकी वजह से वो टिश्यू जो है एट्रोफी हो जाएगा और 5 से 7 दिनों के अंदर स्लाफ ऑफ हो जाएगा, पीछे छोटा सा अल्सर जो है रह जाएगा। वो अल्सर जब हील होगा वहाँ पर हीलिंग होगी, फाइब्रोसिस होगी, और जैसे ही फाइब्रोसिस होगी तो वो अंडरलाइंग स्फिंक्टर के साथ फिक्स हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम फोटोकोएगुलेशन यूज़ कर सकते हैं। ये उन हेमरॉइड्स के अंदर करेंगे जो कि फर्स्ट डिग्री के नॉन प्रोलैप्सिंग है और सिम्टोमेटिक हेमरॉइड्स हैं। ऑपरेटिव हेमरॉइडेक्टमी कर सकते हैं। अब हेमरॉइडेक्टमी जो है ये 3rd और 4th ग्रेड में करेंगे। 3rd ग्रेड वो है जिसके अंदर हेमरॉइड्स बाहर आए हैं, प्रोलैप्स हो गए हैं और उनको हमने डिजिटली खुद या मैनुअली अंदर किया, और 4th डिग्री वो है जिसके अंदर इरिड्यूसिबल है या स्ट्रैंगुलेटेड है। अब इंडिकेशंस है क्या हेमरॉइडेक्टमी की? पहली बात 3rd और 4th डिग्री हेमरॉइड्स में। दूसरी बात 2nd डिग्री हेमरॉइड्स में भी कर सकते हैं तब जब नॉन ऑपरेटिव यानी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल होगी है। इसके अलावा इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइडीज़ हैं, इस केस में भी ऑपरेटिव हेमोरॉइडेक्टमी करेंगे, या फिर हेमोरॉइड्स के अंदर थ्रोम्बोसिस होगी है। सो 3rd 4th डिग्री, 2nd डिग्री विद फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट, इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइडीज एंड थ्रोम्बोसिस, ये सारी इसकी इंडिकेशन है। अब अगर बात करें ओपन हेमोरॉइडेक्टमी की तो इसमें मिलिगन मॉर्गन हेमोरॉइडेक्टमी आ सकते हैं और मॉडिफाइड फर्गसन्स एक्सिजनल हेमोरॉइडेक्टमी आ सकते हैं। ओपन हेमोरॉइडेक्टमी हो सकता है जिसमें हम सब कुछ खोलेंगे, क्लोज टेक्निक होगी, और इसके अलावा स्टेपल्ड हेमोरॉइडेक्टमी होगी जिसमें हम स्टेपलर का यूज़ करेंगे। तो अगर सबसे पहले ओपन हेमोरॉइडेक्टमी की बात करें तो इसमें होगा क्या कि हेमोरॉइड टिश्यूज़ को हमने काट देना है, एक्साइज कर देना है और काट के फेंक देना है, और उसके पीछे एक वूंड बच जाएगा, ठीक है। और वो वूंड जो है वो सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू हील होगा। सेकेंडरी इंटेंशन का मतलब है कि यहाँ पर डिसफिगरमेंट होगी, एक्सेसिव फाइबरस टिश्यू डिपॉजिट होगा, हीलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगी। अब इस प्रोसीजर को हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं या जनरल में पूरे का पूरा पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाएगा। सो पेशेंट को सबसे पहले लिथॉटमी पोजीशन में सीधा लेटाएंगे, उसकी टांगें खोल देंगे, एनल केनाल को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे और उसके अंदर एनल स्पैकुलम जो है वो घुसेड़ देंगे। अब एनस जो है वो रेडी होगी हमारी। अब होगा क्या कि अब इसी स्पैकुलम के अंदर से थ्रू हम जाएंगे और देखेंगे हेमोरॉइड टिश्यू कहाँ पर है। हेमोरॉइड टिश्यू जब भी हमें मिल जाएगा हम आर्टरी फोर्सेप्स से उसे पकड़ लेंगे, और कहाँ से पकड़ेंगे? जस्ट अबव द डेंटेड लाइन। डेंटेड लाइन के ऊपर जहाँ वो हेमोरॉइड लटक रहा होगा ना, ठीक है, अपने पेडिकल से, अपनी स्टॉक से, उस स्टॉक के ऊपर हम आर्टरी फोर्सेप्स जो है लगा देंगे और वहाँ से उसको पकड़ लेंगे। फिर क्या करेंगे? इन्वर्टेड वी शेप, जिस तरह उल्टा वी होता है ना, ऊपर नुक्कड़ और नीचे से इस तरह दो टांगे लटक रही हैं, इन्वर्टेड वी शेप इंसिजन जो है वो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन के ऊपर इस तरह लगाएंगे कि उसके अंदर हेमोरॉइडल मैस भी आ जाए। अब वो जो हमने आर्टरी फोर्सेप लगाया था, ठीक है, जिससे हमने पेडिकल को कस के पकड़ा हुआ, आर्टरी फोर्सेप इस तरह होती है जिस तरह कैंची होती है ना, इसके अंदर डिफरेंट लॉक्स बने होते हैं। इसको ज़ोर से दबाते जाए ना तो कड़ 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 करके ना वो लॉक हो जाता है, तो ये पकड़ने के काम आता है। सो हमने किया क्या हुआ है, इसके पेडिकल को, ये इसकी स्टॉक, इसको पकड़ा हुआ है। सो अब हमने क्या करना है कि जो आर्टरी फोर्सेप से हमने पकड़ा हुआ है ना, ये अब हमने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेना है, और अपने राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है ना, वो अंदर एनल केनाल के अंदर घुसेड़ देनी है, और उस उंगली से डाइसेक्ट करते जाना है, यानी उंगली के से जोर लगा लगा कर उस हेमोरॉइडल टिश्यू को साइड पे करते जाना है। सो डाइसेक्शन इज परफॉर्म्ड बिटवीन द हेमोरॉइडल मैस एंड इंटरनल स्फिंक्टर। ज़ाहिर है हमने मैस को जो है वो सेपरेट कर दिया, और इतनी डाइसेक्शन करते जाना है जब तक हम हेमोरॉइड की पेडिकल तक ना पहुंच जाए, उसकी जिसे हम कहें स्टॉक है वहाँ तक ना पहुँचे। फिर पेडिकल के साथ क्या करना है? पेडिकल को हमने फिक्स कर लेना है विद द हेल्प ऑफ विक्राइल सूचर, और हेमोरॉइड का जितना टिश्यू है उस सबको एक्साइज कर लेना है। सो टिश्यू को तो हमने ऑलरेडी अभी उंगली से जो है वो डाइसेक्ट किया हुआ था, पेडिकल को हमने फिक्स कर लेना है, हेमोरॉइड टिश्यू को हमने निकाल देना है। ये एक हेमोरॉइड के लिए किया। अगर 3, 7, 11 इन ये सारे इन पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट हेमोरॉइड्स हैं तो हर किसी के लिए ये करना है। इस दौरान हमें क्या करना है? ख्याल रखना है कि स्किन जो है वो इंटैक्ट रहे, स्किन को चोट ना पहुंचे। सो द ब्रिज ऑफ स्किन शुड बी इंटैक्ट, और अगर ब्रिज ऑफ स्किन को कोई ज़ख़म पहुंच जाता है या कोई टीयर हो जाता है या उसके ऊपर इंसिजन वगैरह लग जाता है तो फिर क्या होगा? फ्यूचर में स्टीनोसिस हो सकता है। ये तो थी ओपन हेमोरॉइडेक्टमी। इसके अलावा एक क्लोज टेक्निक है। क्लोज टेक्निक में भी सारा यही करना है, ठीक है। हेमोरॉइडल टिश्यू को इसी तरह एक्सरसाइज करना है। फॉर एग्जांपल ये स्पेकुलम डाला, इन्वर्टेड वी डाला, इंसिजन दिया, फिर आर्टरी फोर्सेप लगाया, फिर इंडेक्स फिंगर से उसे डाइसेक्ट करते गए। सो इसी सेम मैनर में हमने हेमोरॉइडल टिश्यू को एक्सरसाइज कर देना है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वूंड को हमने क्लोज करना है
कंटिन्यूअस मैनर में, ठीक है। जो पीछे वूंड बच जाएगा पेडिकल से स्टार्ट करना है और उसको कंटिन्यूअसली क्लोज करते जाना है। दिस इज़ क्लोज टेक्निक। थर्ड आती है भाई स्टेपल्ड हेमोराइडेक्टमी। स्टेपल्ड हेमोराइडेक्टमी में क्या करना है, हमने हेमोराइड टिश्यू को नहीं छेड़ना, ठीक है। इधर तो यही किया था ना कि स्टॉक से पकड़ लिया था, हेमोराइड टिश्यू को एक्साइज किया था, डाइसेक्ट किया था, निकाल के फेंक दिया था। इसमें क्या करना है, स्टेपल्ड हेमोराइडेक्टमी में हेमोराइड टिश्यू को नहीं छेड़ना, नहीं एक्साइज करना। फिर करना क्या है कि एनल म्यूकोजा के साथ हमने छेड़छाड़ी करनी है। अब एनल म्यूकोजा के साथ हमने क्या करना है, शॉर्ट सरकमफ्रेंशियल कहते हैं गोल, ठीक है। इसी तरह एनल म्यूकोजा के ऊपर ना एक सरकमफ्रेंशियल सेगमेंट लेने हैं दैट इज प्रॉक्सिमल टू डेंटेट लाइन और उसको रिमूव कर देना विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर स्टेपलर। इसीलिए हम कहते हैं दिस इज स्टेपल्ड हेमोराइडेक्टमी। सो सिंपली हमने इसमें हेमोराइड टिश्यू को नहीं छेड़ा, एनल म्यूकोजा के ऊपर सरकमफ्रेंशियल सेगमेंट को रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर स्टेपलर। अब ये हरकत क्यों किया हमने, इसमें मसला हेमोराइड्स का था, हमने म्यूकोजा उड़ा दिया। वेल ये करने से हुआ क्या है कि जितनी ब्लड सप्लाई म्यूकोजा से आ रही थी वो अब सारी डिस्टर्ब हो गई है। सो इसमें हुआ क्या है कि जितनी वीनस फीडिंग हो रही थी हेमोराइडल प्लेक्सेस की वो लाइगेट हो गई है, वो डिस्टर्ब हो गई है, और जो रिडंडेंट म्यूकोजा है वो अब फिक्स हो गई है हाई इन द एनल कैनाल। इसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोस्ड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स मिले हैं लेकिन वो इस केस में थ्रोम्बोस्ड है। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, थ्रोम्बोसिस जब भी हो गया एक्सटर्नल हेमोरॉइड का तो उसकी वजह से पेरिएनल हेमाटोमा बनेगा और पेशेंट प्रेजेंट करेगा पेनफुल ब्लू कलर की स्वेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू सबक्यूटेनियस स्वेलिंग एट द एनल मार्जिन। और अगर तो पेशेंट 48 घंटों के अंदर आ रहा है तो क्लॉट को हम एवेल्युएट करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, हेमोरॉइडेक्टमी की है, पेन हो सकती है, बड़ी कॉमन सी बात है। उसके अलावा यूरिन रिटेंशन हो सकती है, रिएक्शनरी हैमरेज हो सकती है। लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या आ सकता है, सेकेंडरी हैमरेज, कोई स्ट्रिक्चर बन गया है एनस के अंदर, एनस के अंदर फिशर बन सकता है, या फिर इनकॉन्टिनेंसी या कोई एब्सेस बन सकता है। ओके, नेक्स्ट इज एनोरेक्टल एब्सेस। हमने बताया था कि जिस तरह एनस के अंदर ढेर सारे एनल ग्लैंड्स होते हैं, अगर इनकी इन्फेक्शन हो जाए यहाँ पर एब्सेस बन सकता है। दिस इज एनोरेक्टल एब्सेस। सो एनल ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन होगी, और एनल ग्लैंड्स हमारे पास होते कहाँ हैं, इंटरस्फिंक्टेरिक प्लेन के अंदर होते हैं, यानी जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर्स हैं इनके बीच में होते हैं। अब हमें पता है कि ग्लैंड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, एक जगह सिक्रीटिंग पोर्शन होता है, फिर उसकी एक डक्ट होती है, फिर वो डक्ट कहीं जाकर खुलती है। बिल्कुल ऐसे ही ग्लैंड्स जो हैं वो खुद इंटरस्फिंक्टेरिक रीजन के अंदर है, लेकिन जो उनकी डक्ट्स हैं वो क्या करती हैं, इन्हीं इंटरनल एनल स्फिंक्टर को पियर्स करती हैं। सो दे ट्रेवर्स द इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एम्प्टी करती है एनल कैनाल में एट द लेवल ऑफ डेंटेट लाइन। सो इन्हीं डक्ट्स के थ्रू अगर तो इन्फेक्शन आ जाएगी तो एनल ग्लैंड की एब्सेस बन सकती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इन्फेक्शन होगी दैट्स बिकॉज ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई, और थोड़े केसेस में स्टैफ ऑरिस के साथ हो सकती है। अब यही जो इनर ग्लैंड्स की इन्फेक्शन है और उसके बाद एब्सेस बना है, ये काफ़ी प्लेन्स के अंदर स्प्रेड कर सकती है, पेरिएनल पेरीरेक्टल स्पेस के अंदर। इसके अलावा हाई रेक्टल एब्सेस बन सकता है, हाई मस्कुलर एब्सेस बन सकता है, ईस्टियोरेक्टल एब्सेस बन सकता है जो कि बाद में हॉर्सशू एब्सेस बना दे। सो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें इनोरेक्टल एब्सेस की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, पहली बात पेरिएनल होगा, दिस इज 60% ऑफ द टाइम। ईस्टियोरेक्टल हो सकता है जो कि बाद में हॉर्सशू एब्सेस बना दे। इसके अलावा इंटरस्फिंक्टेरिक एब्सेस हो सकते हैं और पेल्विरेक्टल एब्सेस हो सकते हैं। अब ये हैं क्या क्या, यार अगर सबसे पहले पेरी एनल की बात करें, पेरी मीन्स अराउंड, एनल मीन्स anus region, so it is around the anus, it is going to surround the anus, this is perianal abscess। इसके अलावा अगर intersphincteric स्पेस की बात करें, यहाँ पर एब्सेस बनेगा, दिस इज इंटरस्फिंक्टेरिक एब्सेस, जो दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जो स्पेस है, इंटरस्फिंक्टेरिक स्पेस, यहाँ पर एब्सेस बनेगा, दिस इज इंटरस्फिंक्टेरिक एब्सेस। देन वी हैव ईस्टियोरेक्टल स्पेस। अब ये स्पेस होती कहाँ पर है, लैटरल साइड के ऊपर और पोस्टीरियर टू द एनस। दिस इज बाउंडेड मीडियली बाय द external sphincter, laterally by the ischium, superiorly by the levator ani and inferiorly by the transverse septum। अब होता क्या है कि लेफ्ट और राइट जो दोनों साइड के ईस्टियोरेक्टल स्पेसेस हैं वो बैक साइड से पोस्टीरियरली कम्युनिकेट करती हैं। कहाँ से कम्युनिकेट करती हैं, जो एनोकोक्सिजियल लिगामेंट है उसके ऊपर और लिवेटर एनाई के मसल के नीचे, ये पोस्टीरियर इन दोनों के बीच में, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे जाकर कम्युनिकेट करती हैं। तो फिर आगे से दोनों इतने मोटे मोटे और पीछे से इस तरह गोल घूम के आपस में कनेक्ट हैं।
तो ऐसे इनकी शेप बनती है जिस तरह घोड़े का पाँव होता है ना, हॉर्स शू। सो जब भी बायलैटरल इस्चियोरेक्टल स्पेस के अंदर एब्सेस होगा, जिसे हम इस्चियोरेक्टल एब्सेस कहते हैं, दिस इज गोइंग टू प्रेजेंट एज हॉर्स शू एब्सेस। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें एनोरेक्टल एब्सेस की, तो पेनफुल स्वेलिंग होगी एट द एनल वर्ज इन केस पेरियनल एब्सेस है तो, क्योंकि जितने भी पेरियनल एब्सेस है दे आर गोइंग टू प्रेजेंट अराउंड द एनस। उसके अलावा हॉर्स शू एब्सेस जब भी बनेगा तो वो पोस्टीरियरली कम्युनिकेट करेगा। किस तरह कम्युनिकेट करेगा? बिटवीन द एनोकॉक्सिजल लिगामेंट एंड लिवेटर एनाई मसल। उसके अलावा पेशेंट को डीप पेन हो सकती है इनल एरिया के अंदर, और अगर तो सुप्रा लिवेटर एब्सेस है, जिसे हमने कहा कि पेल्वी रेक्टल एब्सेस है, दिस इज गोइंग टू मिमिक पेल्विक पेरिटोनाइटिस। ऐसे पिक्चर बनेगी जैसे पेरिटोनाइटिस की है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे इनोरेक्टल एब्सेस की? जिस तरह हमें पता है जितने भी एब्सेसेस होते हैं उनकी एक ही ट्रीटमेंट होती है, इंसिजन और ड्रेनेज। जैसे ही डायग्नोसिस बनेगा हमने यही करना है, इंसाइज करना है, ड्रेन करना है और साथ एंटीबायोटिक्स देनी है। अकेले एंटीबायोटिक्स देने का नहीं फ़ायदा, इंसिजन और ड्रेनेज के साथ मिलाकर एंटीबायोटिक्स देंगे। अब ये तो हमने कह दिया कि एब्सेसेस को हमने ड्रेन करना है। कहाँ ड्रेन करना है, कैसे ड्रेन करना है, किस एब्सेस को किधर ड्रेन करना है। अगर तो पेरी एनल एब्सेस है तो उसे हम क्रूशिएट इंसिजन देंगे। अगर तो ईस्टियो एनल एब्सेस है उसे भी क्रूशिएट इंसिजन देंगे। इसी तरह अगर इंटरस्फिंक्टेरिक एब्सेस है तो उसे हम रेक्टल कैनाल के अंदर ड्रेन कर देंगे। पेल्वी रेक्टल एब्सेस है उसे भी रेक्टल कैनाल के अंदर ड्रेन कर देंगे। अगर हॉर्स एब्सेस है तो इसमें हम ड्रेन करेंगे डीप पोस्टनेटल स्पेसेस को, और इसके अलावा काउंटर इंसिजन्स देंगे एक या दोनों ईस्चियोरेक्टल स्पेसेस को। सो अगर जल्दी जल्दी से रिवाइज करें किस एब्सेस को कैसे ड्रेन करना है, पेरिएनल और ईस्चियोरेक्टल एब्सेस को क्रूशिएट इंसिजन देंगे ओवर द स्वेलिंग। इंटरस्फिंक्टेरिक और सुप्रालिवेटर एब्सेस को ड्रेन करेंगे इनटू रेक्टल कैनाल। हॉर्स एब्सेस के लिए डीप पोस्टनेटल स्पेस को ड्रेन करेंगे विद काउंटर इंसिजन्स ओवर वन और बोथ ईस्टियोरेक्टल स्पेसेस। इसके अलावा एनल डिजीजेस की बात करें तो इसके अंदर फिस्टूला इन एनो आता है, जिसे FIA कहते हैं। फिस्टूला जिस तरह हमें पता है कि कनेक्शन बिटवीन टू एपिथेलियल सर्फेसेस है, साइनस ट्रैक बनता है, और अगर ये दोनों साइड पे कम्युनिकेट कर दे तो हम इसे कहते हैं फिस्टूला। फिस्टूला हील हो सकता है, लेकिन अगर इसकी ग्रैनुलेशन हो जाए, ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाए, तो फिर ये हील नहीं होगा, फिर ये परमानेंट होगा। सो फिस्टूला इन एनो क्या है? इट इज़ अ ट्रैक्ट दैट इज लाइंड बाय द ग्रैनुलेशन टिश्यू, और कनेक्ट क्या करता है? दो साइडें करता है। एक साइड से ये स्किन के ऊपर आ जाएगा, और अंदर वाली साइड जो होगी वो रेक्टम के अंदर होगी या एनल कैनाल के अंदर होगी। सो इट इज़ गोइंग टू कनेक्ट the skin outside around the anus with the either rectum or anal canal, and this fistula is lined by the granulation tissue. अब अगर causes की बात करें फिस्टूला इन एनस रीजन के अंदर फिस्टूला क्यों बन सकता है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज यही है कि एनोरेक्टल एब्सेस हुआ, हमने उस एनोरेक्टल एब्सेस को ड्रेन कर दिया या वो फट गया, तो उसकी जगह पर अब फिस्टूला बन गया है। हम फिस्टूलास को डिवाइड करते हैं, ये हाई वैरायटी हैं या लो वैरायटी हैं। हाई वैरायटी की बात करें तो ये सुप्रास्फिंक्टेरिक होते हैं या एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक फिस्टूला। लो वैरायटी की बात करें तो इसके अंदर इंटरस्फिंक्टेरिक आते हैं या ट्रांसस्फिंक्टेरिक फिस्टूला आते हैं। अब ये क्या बलाएं हैं? सुप्रास्फिंक्टेरिक, एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक, इंटरस्फिंक्टेरिक, ट्रांसफिंक्टेरिक। वेल ये पार्क्स क्लासिफिकेशन से हमने स्फिंक्टर्स कुछ निकाले। सो अगर हाई वैरायटी की बात करें तो सुप्रास्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक, लो वैरायटी की बात करें तो इंटरस्फिंक्टेरिक और ट्रांसफिंक्टेरिक। इसको याद रखने का निमोनिक ये है कि जो हाई वैरायटी है उसमें सुपर और एक्स्ट्रा के वर्ड्स यूज़ आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुप्रा स्फिंक्टेरिक या एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक। और जो लो वैरायटी के उनके अंदर TTR है, फॉर एग्जांपल इंटर स्फिंक्टेरिक या ट्रांस स्फिंक्टेरिक। सो हम कह सकते हैं लोटा, लो में TR है, और हाई के अंदर हाई, एक्स्ट्रा, सुपीरियर, सुपरा, ये सारे सिनोनिम्स आ रहे हैं। वेल ये जस्ट एक सिली निमोनिक है इसको याद करने के लिए। फिस्टुला इन एनो की अगर अदर कॉजेज़ की बात करें, एक तो हमने बात की कि एनोरेक्टल एब्सेस था, उसको ड्रेन किया तो फिस्टुला बन गया। दूसरी बात, हमने हेमोरॉइड के लिए स्क्लेरोथेरेपी की तो उसमें भी फिस्टुला इन एनो बन सकता है। हीमाटोमा था, कोई इन्फेक्टेड हीमाटोमा था, फिस्टुला बन गया। कार्सिनोमा था, फिस्टुला। क्रोहन डिजीज़ में फिस्टुला जो है या एनल डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ट्यूबरकुलोसिस है तो फिस्टुला इन एनो बन गया, या इम्यूनोसप्रेशन है तो फिस्टुला बन सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात क्या है? वेल इसमें पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, पस निकलेगी दैट इज़ इंटरमिटेंट, और उसके साथ साथ पेन होगी।
और पेशेंट को होगी पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, और जैसे ही पुरुलेंट डिस्चार्ज निकल जाएगा, पस निकल जाएगी, पस फट जाएगी, तो पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ आ जाएगा। जब पस जो है दोबारा बिल्डअप होगी तो पेशेंट को पेन होगी। एग्जामिनेशन करेंगे तो एक्सटर्नल ओपनिंग फिस्टूला की ज़ाहिर है हमें नज़र आएगी। फिस्टूला ने क्या किया हुआ था, स्किन को कनेक्ट किया हुआ था या रेक्टम के साथ, या स्किन को कनेक्ट किया हुआ था एनल केनाल के साथ। सो एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो हमें नज़र आ जाएगी, और वहाँ पर रेज्ड ग्रैनुलेशन टिश्यू। अब ये क्योंकि ये जो फिस्टूला है ठीक नहीं हो रहा है, इसकी ग्रैनुलेशन टिश्यू हो गई है, सो हो सकता है ग्रैनुलेशन टिश्यू नज़र आए। इंटरनल ओपनिंग की बात करें तो वो पैल्पेबल हो सकती है एज इंड्यूरेटेड एरिया। सो एक्सटर्नल ओपनिंग ग्रैनुलेशन टिश्यू मिलेंगे, ठीक है, और वो रेज्ड होंगे, और इंटरनल ओपनिंग के अंदर इंड्यूरेशन मिलेंगी। सो देर मे बी मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग्स। इसके अलावा एक गुड साल रूल है। अब ये गुड साल रूल क्या है, वेल कहीं कहीं हमें जो है वो तस्वीर नज़र आएगी लिथॉटमी पोजीशन में, और कहीं तस्वीर ऐसे नज़र आएगी जिस तरह वो बंदा रुकू में जाता है ना और पीछे से देख रहा हो, ठीक है, तो कभी कभी तस्वीर हमें ऐसे नज़र आएगी। सो इसके लिए एक रूल बताया कि जो सैक्रम है वहाँ पर 6 o'clock पोजीशन होती है। हम बात करते हैं लिथॉटमी पोजीशन की। लिथॉटमी पोजीशन में क्या होगा कि पेशेंट को हम लिटा देंगे, टांगे खोल देंगे, ठीक है। अब हमें उसकी एनस नज़र आ रही है, ठीक है, सपोज़ वो राउंड सी नज़र आ रही है। अब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली। वो क्या करेगी, इस एनल ये जो सर्कुलर रीजन है इसको दो में डिवाइड कर देगी, ऊपर वाला और नीचे वाला। जितने भी फिस्टुलास ऊपर वाले रीजन पे, जिसे हम कहें एंटीरियर रीजन, एंटीरियर वो वाली साइड है जो पेट वाली साइड है, जहाँ फेस है, पेट है, ये वाली साइड है। पोस्टीरियर साइड वो होगी जहाँ पर हिप्स हैं, ठीक है, कॉक्सिक है, हमारी बैक है। जितने भी फिस्टुला उस हाफ इमेजिनरी लाइन से ऊपर ऊपर एंटीरियर साइड के ऊपर है, ठीक है, वो सारे डायरेक्ट फिस्टुला है। उनका जो अंदर वाला फिस्टुलस ट्रैक होगा वो डायरेक्ट होगा, स्ट्रेट अंदर जा रहे होंगे। हाँ, जितने भी पोस्टीरियर हाफ के अंदर फिस्टुलाज आ रहे हैं जो सैक्रम वाली साइड पे हैं, उनके जो ट्रैक्स होंगे वो कर्व्ड होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ गुडसाल रूल कि जितने भी एंटीरियर फिस्टुलाज होंगे दे आर ऑफ डायरेक्ट टाइप, और जितने भी पोस्टीरियर फिस्टुलाज होंगे दे आर ऑफ कर्व्ड ट्रैक्स। उनके जो ट्रैक्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कर्व्ड होंगे, बल खाएंगे, और उनको मैनेज करना डिफरेंट है। हाँ, इसके अलावा गुड साल रूल के अंदर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि हमने बात की कि जितने एंटीरियर फिस्टुलाज हैं, ऐसे फिस्टुलाज जो कि जिनकी एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर साइड के ऊपर है, वो डायरेक्ट होते हैं। अगर तो एंटीरियर फिस्टुलास की लेंथ 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर ये डायरेक्ट नहीं होंगे, फिर ये यूजुअली जो है वो पोस्टीरियर मिडल लाइन के अंदर ओपन होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। सो जो रूल था कि एंटीरियर वाले डायरेक्ट होते हैं, ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब लेंथ उस फिस्टुला की 3 सेंटीमीटर से कम होगी। अगर तो ज़्यादा हो जाएगी तो चांसेस है कि वो पोस्टीरियर मिडल लाइन के ऊपर कर्व पाथवे खा ले। इसके अलावा एक पार्क्स क्लासिफिकेशन है, ये भी फिस्टुला इन एनो की है। अब ये जो है मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन बताएगी कि जो फिस्टुलाज हैं वो किस तरह के होंगे। वेल सिंपल भी हो सकते हैं, इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुलास भी हो सकते हैं जो कि 45% टाइम होते हैं, ट्रांसफिंक्टेरिक भी होते हैं, सुप्रास्फिंक्टेरिक भी होते हैं, और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक भी होते हैं। हमने कहा कि जो सुप्रास्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक है दे आर ऑफ हाई वैरायटी, और जो इंटरस्फिंक्टेरिक और जो ट्रांसफिंक्टेरिक हैं दे आर ऑफ लो वैरायटी। अब ये होते क्या हैं, क्या भलाएं? वेल अगर बात करें इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला की, तो जिस तरह नाम बता रहा है कि ये इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में, सो दे डू नॉट क्रॉस द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये बीच बीच में ही रहेंगे। इट ट्रेवल्स थ्रू द इंटरस्फिंक्टेरिक स्पेस, उन दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में, और इनकी जो डिस्टल ओपनिंग होगी वो एनल वर्ज तक खुलेगी, जहाँ पर एनल स्फिंक्टर लगी हुई है, जो बॉडी से बाहर एनस वाला पार्ट है वहाँ उसके अराउंड इसकी ओपनिंग खुलेगी। दिस इज इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला। उसके अलावा ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला है, ट्रांस का मतलब है कि ये आर पार हो जाएगा, ठीक है, ट्रिवर्स कर जाएगा, चीर देगा, पियर्स करेगा। तो इनका जो ट्रैक होता है दिस इज गोइंग टू क्रॉस द इंटरनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला जो है वो पियर्स कर देगा। इसके अलावा एक सुप्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टुला आता है, ये जो ओरिजिनेट करता है ये इंटरस्फिंक्टेरिक स्पेस से, यानी दोनों स्फिंक्टर के बीच में से ये ओरिजिनेट करेगा, और करेगा क्या कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को
पूरा घेर लेगा, उसके राउंड हो जाएगा। सो इसका ट्रैक इस तरह होगा, इट्स गोइंग टू सराउंड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर एक्सटर्नली। उसके अलावा एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टूला की बात करें तो ये रेक्टल वॉल में से निकलेगा। वेल, सुप्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टूला और एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टूला में ये डिफरेंस है कि जो एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक फिस्टूला है ये रेक्टम की वॉल में से निकलेगा और फिर ये करेगा कि अपना ट्रैक बनाता जाएगा एंड इट्स गोइंग टू सराउंड बोथ स्फिंक्टर्स। और ये एग्जिट कहाँ पे होगा, ईस्टियोरेक्टल फोसा पे। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस किस तरह बनाएंगे फिस्टुला एंड एनो का। वेल, डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल है। एंडोरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं स्पेशल केसेस में, और एमआरआई जो है दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर फिस्टुला एंड एनो। MRI is going to tell about the accurate anatomy of the fistulous tract, यानी ये फिस्टुला कहाँ कहाँ से आ रहा है, बिटवीन द स्फिंक्टर है, रेक्टम में से निकल रहा है, इंटरस्फिंक्टेरिक स्पेस में से निकल रहा है, या कहाँ पर जा रहा है, एनल वर्ज में जा रहा है। ये इसके सारे ट्रैक जो है ये MRI अच्छी तरह बता देगा। लेकिन इसका एक ये मसला है कि ये इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो मुश्किल है और ये काफ़ी कॉस्टली है। इसके अलावा हमने जिस तरह बात की कि कुछ लो वैरायटी के होते हैं और कुछ हाई वैरायटी के होते हैं। सो अगर लो वैरायटी की बात करें तो उसके अंदर इंटरस्फिंक्टेरिक और ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टूला आते हैं, और जो हाई वैरायटी के होते हैं उनके अंदर सुप्रास्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक फिस्टूलास आते हैं। और जो हाई वैरायटी के फिस्टूलाज हैं दे आर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। ट्रीटमेंट क्या है? वेल, पहली बात, जो पेशेंट सेप्सिस के अंदर है उस सेप्सिस को हमने रेडिकेट करना है। दूसरी बात, फिस्टूला का जितना ट्रैक बन गया फिस्टुलेटस ट्रैक उसे रिमूव करना है। सो हम क्या क्या कर सकते हैं, फिस्टुलॉटमी कर सकते हैं, फिस्टुलेक्टमी कर सकते हैं, और सिटन कर सकते हैं, और कोलोस्टमी कर सकते हैं। वेल, अगर हम बात करें फिस्टुलॉटमी की, ठीक है, दिस इज़ नॉट फिस्टुलेक्टमी, दिस इज़ फिस्टुलॉटमी। लॉटमी का मतलब है कि हमने इसके अंदर इंसिजन करना है, डिवीजन करनी है, काटना है, ठीक है, लेकिन काट के फेंकना नहीं है, एक्साइज नहीं करना। सो फिस्टुलॉटमी में क्या करेंगे, जितना भी फिस्टुलेटस ट्रैक्ट जितना उसने रास्ता बनाया है वो उसको ओपन करेंगे। जितने भी स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के बीच में, ठीक है, उन्हें ओपन करना है, डिवाइड करना है। और जो फिस्टूला का हमने कहा है, फिस्टूला जो जब नॉन हीलिंग हो जाए, परमानेंट हो जाए ना, तो उसके ऊपर ग्रैनुलेशन टिश्यू आ जाता है। सो इस केस में ग्रैनुलेशन टिश्यू की हमने कॉटरी करनी है। अब होता क्या है कि फिस्टूला एक साइड से अंदर की तरफ होता है, दूसरी साइड से बाहर की तरफ होता है। सो जो इंटरनल ओपनिंग होगी फिस्टुलेटस ट्रैक की, जो कि रेक्टम या एनल कैनाल में घुस रही होगी, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। और फिर आइडेंटिफाई करके क्या करना है, उसके अंदर से एक प्रोब पास करना है। प्रोब पास करेंगे तो वो एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही है, रेक्टम या एनल कैनाल के अंदर से प्रोब जो है वो घुसाड़ते घुसाड़ते जाएंगे, वो पूरा ट्रैक फॉलो करता करता स्किन में जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ से बाहर आ जाएगा। अब इस प्रोब के ऊपर जितनी भी स्किन है, ठीक है, जो कि प्रोब का राउंड है, उसको हमने काट देना है विद द नाइफ और डायाथर्मी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि प्रोब को आहिस्ता आहिस्ता पास करना है, इतना ज़ोर ज़ोर से घुसाड़ घुसाड़ के नहीं पास करना कि वहाँ पर हम ही एक नया फॉल्स ट्रैक जो है वो प्रोड्यूस कर दें। अब ये जो सारा प्रोसीजर हम कर रहे हैं ये फिस्टुलॉटमी ही है। ये हम सिर्फ लो वैरायटी फिस्टूलास के साथ कर सकते हैं। लो वैरायटी फिस्टूलास में कौन से आएंगे, इंटरस्फिंक्टेरिक और ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टूला। लो वैरायटी क्यों, क्योंकि जो इनकी इंटरनल ओपनिंग होती है वो लो होती है। अगर तो यही फिस्टुलॉटमी हमने हाई वैरायटी फिस्टूलास के साथ करने की कोशिश की तो हम स्फिंक्टर को डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से फीकल इनकॉन्टिनेंस है। सो ये जो फिस्टुलॉटमी वाला प्रोसीजर है दिस इज़ ओनली फॉर लो वैरायटी ऑफ फिस्टूलास, फॉर एग्जांपल इंटरस्फिंक्टेरिक एंड ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टूलास। इसके अलावा अगर बात करें फिस्टुलेक्टमी की, तो इसमें क्या करना है, जितना भी फिस्टुलेटस ट्रैक्ट है उस सारे ट्रैक को हमने एक्साइज कर लेना है, काट के फेंक देना है। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं, या मिथाइलिन ब्लू डालेंगे या फिर प्रोब डालेंगे। सो अगर मिथाइलिन ब्लू की बात करें तो इस फिस्टुलेटस ट्रैक के अंदर हम मिथाइलिन ब्लू जो है इंजेक्ट कर देंगे और ये उस सारे ट्रैक को हाईलाइट कर देगा। फिर हम उस सारे ट्रैक की डायसेक्शन कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर मिथाइलिन ब्लू नहीं यूज़ करना तो उसकी जगह हम प्रोब डालेंगे, वैसे ही प्रोब डालेंगे जिस तरह हमने फिस्टुलॉटमी में पास किया था, यानी अंदर वाली साइड से प्रोब जो है वो डाला था और वो स्किन से बाहर आ गया था दूसरी साइड से। इसी प्रोब के बाद जो है वो नाइफ और डायथर्मी इंसिजन होगी और जितना भी टिश्यू है वो हम साथ साथ काटते जाएंगे। इसके अलावा जब भी हम फिस्टुलेक्टमी करेंगे तो हमने देखना है कि फिस्टुलेटस ट्रैक जितना है उसकी कहीं साइड ब्रांचेस तो नहीं है, छोटी छोटी इधर उधर ब्रांचेस तो नहीं है। अगर वो आइडेंटिफाई होती हैं तो उन्हें भी हमें काटना पड़ेगा। इसके अलावा सिटन कर सकते हैं। ये सिटन क्या है, नाउ दिस इज़ अ सर्जिकल थ्रेड,
ठीक है। और हम कह सकते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड टाई है। अब होगा क्या कि जितना भी फिस्टुला का ट्रैक है ना, हम उसके अंदर ये थ्रेड जो है घुसाड़ देंगे। दोनों ओपनिंग से जो है वो थ्रेड निकल जाएगा, एक ओपनिंग से डालेंगे दूसरी से निकल जाएगा। अब इस थ्रेड के दो सिरे होते हैं, हम इसको ना कस के बांध देंगे, इसकी गिरा लगा देंगे, इसको टाइट कर देंगे। अब ये हरकत हमने क्यों की है, उस फिस्टुला के अंदर से धागा गुजार कर हमने उसको बांध दिया है, गिरा लगा दिया है। वेल, ये गिरा हम लूज़ भी लगा सकते हैं और कस के भी लगा सकते हैं, टाइट भी लगा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? वेल, पहली बात, इट इज़ गोइंग टू अलाउ द फिस्टुला टू ड्रेन। दूसरी बात यह है कि रोज़ हम इसकी गिरा जो है ना वो थोड़ी थोड़ी कसते जाएंगे, कसते जाएंगे, कसते जाएंगे। ठीक है, अगले दिन फिर कस देंगे, फिर हफ्ते बाद फिर कस देंगे, थोड़ी और कसते जाएंगे। इससे इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये टाइम के साथ साथ सारे ट्रैक को डाइसेक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह है वो जिस तरह पतंग उड़ा रहे हो और वो केमिकल की डोर होती है और वो केमिकल की डोर जो होती है वो काट के रख देती है उंगली। सो इसमें भी यही जो है वो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि ये थ्रेड है, इसको हम टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये है डाइसेक्शन करती जाएगी। सो जितना भी फिस्टुलेटस ट्रैक है वो कटता जाएगा, उसकी डाइसेक्शन होती जाएगी और ये स्लो स्लो होगी थ्रू द स्फिंक्टेरिक मसल। और जैसे जैसे डाइसेक्ट करता जाएगा उसके पीछे पीछे जो हेल्दी मसल है वो हील होता जाएगा। ये कसते जाएंगे हम, ठीक है, डाइसेक्ट करता जाएगा और वो जो मसल होगा, जो हेल्दी मसल हील कर रहा है, वो आगे आगे एडवांस करते जाएगा। इसके अलावा इसको हम टाइट भी कर सकते हैं, टाइट सिटन भी हो सकता है और इसको हम यूज़ करते हैं ऑफनली फॉर द हाई एनल फिस्टुलास। हमने बात की जो फिस्टुलॉटमी होती है वो लो में करते हैं और सिटन जो होती है ये हाई एनल फिस्टुलास में मोस्टली करते हैं। नेक्स्ट और फाइनल ट्रीटमेंट फिस्टुला इन एनो की कोलोस्टमी। ये तब करेंगे जब हमारे पास हाई और कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है। हाई फिस्टुलास में सुप्रास्फिंक्टेरिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक फिस्टुलास आते हैं। अब कोलोस्टमी का क्या मतलब है कि जो कोलोन है उसको काट के हमने स्टमक से बाहर निकाल दिया। इस तरह कोलोन जो है अब ये स्टमक से लटक रही है और उसके ऊपर हमने बैग लगा दी और सारी फीसेस जो है इधर अक्यूमुलेट हो रही हैं। सो फीसेस आर डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द फिस्टुलेटस ट्रैक। ये हमने किया क्यों है कि वेल जितनी भी फीसेस होती हैं वो बार बार फिस्टुला को कंटेमिनेट कर रही है। पेशेंट जो है वो सेप्सिस के अंदर बार बार जा रहा है। सो हमने फीसेस को डाइवर्ट कर दिया है और इतने में जो फिस्टुलेटस ट्रैक है उसको टाइम मिल गया है कि वहाँ पर सेप्सिस ना हो, वहाँ पर हीलिंग हो जाए। सो सेप्सिस जो है इससे रेडिकेट हो जाएगा और हीलिंग जो है ट्रैक की वो प्रोमोट होगी। इसके अलावा अगर बात करें नॉन मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एनल कैनाल की, सो स्ट्रक्चर होता क्या है कि इट इज़ जस्ट अ नैरोइंग ऑफ एनल कैनाल। और स्ट्रक्चर क्यों क्यों बन सकता है? पहली बात, इंटरनल एनल स्फिंक्टर का कोई स्पाज्म हुआ है, उस स्पाज्म की वजह से एनल स्ट्रक्चर बन सकता है। पोस्ट ऑप स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेमराइडेक्टमी की, वहाँ पर एनल स्ट्रक्चर्स बन गए। रेडिएशन लगाई, वहाँ पर स्ट्रक्चर्स बन गए। रेडिएशन पेल्विक ट्यूमर्स की भी हो सकती है, कोई एनल रेक्टल कार्सिनोमा उसकी भी हो सकती है। सो कोई भी कॉज थी, हमने रेडिएशन की, वहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह सिनाइल एनल स्टेनोसिस होती है, ये एल्डरली लोगों के अंदर होती है। और लिफोग्रैनुलोमा इंग्वानाले हो सकता है, आईबीडीज हो सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। इन सारे केसेस में एनल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेल, पेशेंट जो है वो बताएगा कि मुझे ना पॉटी करते हुए बड़ा मसला होता है, सो देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन डेफिकेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से एनल कैनाल जो है वो नैरो हो गई है। इसीलिए जो स्टूल्स मिलेंगे वो पाइप स्टेम शेप्ड मिलेंगे। टेनेस्मस होगी, ब्लीडिंग हो सकती है, म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो हम अपनी अंदर उंगली जो है वो घुसेड़ नहीं सकेंगे। हम अंदर उंगली डाल रहे हैं, उंगली अंदर जा नहीं रही, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडमिट द फिंगर इनटू रेक्टम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, एनल कैनाल जो है वो नैरो ही पड़ी है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वेल, स्ट्रक्चर जब भी आए उनकी डायलिटेशन करते हैं। सो एनल कैनाल के स्ट्रक्चर्स या रेक्टम के स्ट्रक्चर्स जितने भी उन्हें डायलेट करेंगे थ्रू हैगर्स डायलेटर्स। अब हैगर्स डायलेटर्स इस तरह डिफरेंट साइजेस के होते हैं, वो एक के बाद एक घुसाड़ी जाएंगे रेगुलर इंटरवल्स पे और ये डायलेट होता जाएगा। एनोप्लास्टी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को इसमें इंसाइज करेंगे, जो डिफेक्ट है उसको रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट फ्लैप ऑफ द स्किन। सिंपल, स्ट्रक्चर को इंसाइज किया और स्किन का फ्लैप, जिसे हमने कहा एडवांसमेंट फ्लैप, वो यूज़ किया। इसके अलावा कोलोस्टमी कर सकते हैं। कोलोस्टमी तब करेंगे जब स्ट्रक्चर हमारे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा रहा है। तो कोलोस्टमी में सिंपली क्या करेंगे कि कोलोन को काट कर स्किन से बाहर निकाल देंगे, एब्डोमेन से बाहर निकाल देंगे और साथ बैग लगा देंगे।
इसके अलावा अगर फाइनल नॉन मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर ऑफ एनल कैनाल की ट्रीटमेंट की बात करें तो रेक्टल एक्सिजन और कोलोएनल अनास्टमोसिस कर सकते हैं। अब ये क्या है, हमें पता है कि जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, यानी कोलॉन्स आते हैं, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। उसके बाद क्या होता है कि रेक्टम आता है, फिर एनल कैनाल, फिर एनस आती है। अब इसमें किया कि रेक्टल एक्सिजन कर दिया, रेक्टम को काट दिया, और रेक्टम से ऊपर क्या थे, कोलॉन थे, और रेक्टम से नीचे क्या थी, एनस थी या एनल कैनाल थी। तो रेक्टम बीच वाला काट दिया है और ऊपर जो कोलॉन है और जो नीचे एनल कैनाल है उनके एनास्टोमोसिस कर दिए, कंटिन्यूटी कर दिए। दिस इज कॉल्ड रेक्टल एक्सियन एंड कोलोएनल एनास्टोमोसिस। ये हरकत सिर्फ तब करेंगे जब स्ट्रक्चर अबव रेक्टो एनल रिंग होगा। इसके अलावा अगर बात करें एनल वार्ड्स की, जिन्हें हम कहते हैं चंडी, ठीक है, वार्ड मीन चंडी, ये पाँव पे भी होते हैं, ये एनस में भी हो सकते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। सो इन्हें हम कहते हैं दीज आर डायलोमेटा एक्यूमिनाटा, जिन्हें एनल वार्ड्स कहते हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स के अंदर होंगे, या ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्हें हमने ट्रांसप्लांट कराया, फॉर एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसमें भी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जो हैं वो देते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और क्लिनिकली हम इसे किस तरह पहचानेंगे, इसमें पेरी एनल वार्ड्स हो सकते हैं, इवन के एनल के नाल के अंदर भी हो सकते हैं। डायग्नोसिस किस तरह करेंगे, वेल थोड़ा सा एसिटिक एसिड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और अगर तो ये वाइट हो जाता है, दिस इज़ एनल वार्ड। और अगर ये वाइट हो जाता है और हम कंफर्म करना चाहते हैं तो इसके अलावा बायोप्सी करा सकते हैं। सो डायग्नोसिस में एसिटिक एसिड जो कि वाइट हो जाएगा, और बायोप्सी। ट्रीटमेंट क्या है, वेल अगर तो एक है, ठीक है, सिर्फ डिस्क्रीट वार्ड है, तो इसमें 25% पोडोफाइलिन जो है अप्लाई करेंगे और बूम ट्रीट हो जाएगा। अगर तो वार्ड जो है वो जनरलाइज्ड है तो इस केस में सर्जिकल एक्सीजन करेंगे। इसके अलावा अगर AIN की बात करें, जिसे बावन डिजीज़ कहते हैं, या जिसे एनल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया कहते हैं। सो AIN इज़ ऑल्सो नोन एज बावन डिजीज़, और ये हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सिटू है, क्योंकि हमने कहा दिस इज इंट्रा एपिथेलियम। अभी इसने बेस लाइन मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया, पियर्स नहीं किया, ये अंदर ही है, इन सिटू, इनसाइड ही है, या इंट्रा एपिथेलियल ही है। सो AIN इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सिटू ऑफ द एनस। और जब ये बेस लाइन को ब्रीच कर देगा तो हम कहेंगे दिस इज इन्वेजिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सिटू यानी AIN इज द प्रिकर्सर फॉर द इन्वेजिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये इसकी एसोसिएशन क्या है, अगेन HPV सब टाइप 16-18 जो है ये थोड़ी जालिम टाइप होते हैं, ठीक है, ये वाले करवाते हैं। 6-11 जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं, उससे वॉट्स कराते हैं, और 16-18, 31, 33, 32 ये वाले थोड़े जालिम ख़तरनाक टाइप्स होते हैं। सो 16-18 आर गोइंग टू कॉज AIN। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर इसका इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप ग्रेड्स की बात करें AIN के तो 3 ग्रेड्स हैं, AIN1, AIN2, AIN3। हुआ क्या है कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ है, यानी सेलुलर चेंज है, सेल के अंदर काफ़ी मैलिग्नेंट चेंजेस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल साइज़ बड़ा हो गया है, केराटिन पल्स वगैरह जिस तरह स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में होते हैं, हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशो हो गया है, न्यूक्लियोलाई डार्क हो गया है, न्यूक्लियस बड़ा हो गया है, ये सारे जितने कैंसर वाले चेंजेस हैं इन्हें कहेंगे सेलुलर चेंजेस आए हैं। लेकिन इन सिट्यू है, अभी इन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया। अगर तो ये सारी चेंजेस लोअर थर्ड से भी नीचे नीचे हैं तो इसका मतलब ग्रेड 1 है। अगर ये लोअर थर्ड तक आ गई हैं और इसको इन्वॉल्व कर रही हैं लोअर थर्ड ऑफ द एपिथेलियम को, दिस इज़ AIN2। AIN3 में क्या होगा कि फुल थिकनेस एपिथेलियम जो इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी भी ब्रीच नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कार्सिनोमा इन सिट्यू। अब इसको ट्रीट किस तरह करना है, जो AIN1 और AIN2 हैं इन्हें हम कहेंगे दीज आर लो ग्रेड ट्यूमर्स, इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। AIN3 जो कि फुल थिकनेस है कार्सिनोमा इन सिट्यू, इसको हम ट्रीट करेंगे मल्टीपल वे से। फॉर एग्जांपल एक्सीजन कर सकते हैं, लेज़र एबलेशन कर सकते हैं, क्रायो एबलेशन कर सकते हैं, 5-फ्लोरोयूरासेल या कुछ साइटोटॉक्सिक क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइनली बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ एनस एंड एनल कैनाल, सो बहुत ज़्यादा रेयर है कि एनल कैनाल के अंदर कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो। एनल कैनाल के ट्यूमर्स जो हैं वो मैलिग्नेंट नहीं होते। हाँ, अगर फिर भी कोई एनल कैनाल का मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो वो हमेशा डेंडेट लाइन से नीचे निकलेगा। सो जो जो डेंडेट लाइन से नीचे निकलेंगे दे आर गोइंग टू बी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और जो जो डेंडेट लाइन से ऊपर निकलेंगे उन्हें हम कह सकते हैं दीज आर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, बेजलॉइड हो सकते हैं या फिर कोलैकोजेनिक हो सकते हैं।
इसके बाद अगर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करें, जिसे हमने कहा है दिस इज़ द मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एनस एंड एनल कैनाल, ये बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है और एचपीवी वायरस की वजह से होता है। इसके जो जालिम वाले स्ट्रेन्स हैं वो 16, 18, 31, 33 हैं और उन पेशेंट्स के अंदर होगा जिनके अंदर एचआईवी इन्फेक्शन है। अब जो रीनल ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट पेशेंट है जिन्होंने रिसीव किया हुआ है, ठीक है, उनके अंदर हमने ज़्यादा इम्यूनोसप्रेशन कॉज कराई है, इनके अंदर 100 फोल्ड रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब क्या क्या फीचर्स हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि मलिग्नेंट ट्यूमर है एनस और एनल कैनाल का? इसमें पेन, ब्लीडिंग, अल्सरेशन हो सकती है, स्फिंक्टर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंसी हो। वेल, ट्रीटमेंट किस तरह कराएंगे? अगर इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें, दैट इज़ 5-फ्लोरोयूरासिल। अगर तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, तो इस केस में लोकल एक्सीजन करेंगे। और अगर उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, ना प्राइमरी ट्रीटमेंट को ना हमने स्मॉल की लोकल एक्सीजन किया है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इस केस में रेडिकल सर्जरी करेंगे। रेडिकल सर्जरी का मतलब है कि हम सब कुछ उखाड़ देंगे, आसपास जितने सारे स्ट्रक्चर, लिम्फ नोड, टिश्यूज़, फैट, इस सब को उड़ा देंगे। So primary treatment is 5-fluorouracil. If it is small, local excision, and if it is not responsive, we go for radical surgery.